सर हमारा अगर आपने जैसे पूछा कि बच्चों को पेपर देने में क्या इश्यूज आ सकते हैं या पेरेंट्स का क्या रहेगा, तो हमारा ये कहने का मतलब है कि जितने भी पेरेंट्स हैं और जब कोई कैंडिडेट या स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट होता है तो सबका एक ही थिंकिंग होता है कि हमारा बच्चा अब मेडिकल कॉलेज पहुंच गया है, नीट को पास करके एंट्रेंस एग्जाम निकाल करके जब वो 4.5 साल हो जाएंगे एकेडमिक एजुकेशन पूरी करने के बाद, तो बच्चा 1 साल की इंटर्नशिप करके जो हमारी एलोपैथ वाली है वो 6 महीने की वो करते हैं। उसके पहले 6 महीने की कॉलेज में आयुर्वेद या हो गई, यूनानी हो गई, सिद्धा हो गई, होम्योपैथ हो गई, वो अपने कॉलेज में ही कंप्लीट करते हैं। तो इसको ये प्रोसेस 5.5 साल का कंप्लीट करने के बाद वो एज ए डॉक्टर बन के वहाँ से निकलेंगे। पर जब ये ऐसी पात्रता परीक्षा, जिसको हम पात्रता परीक्षा जो एग्जिट टेस्ट बोल रहे हैं, इसको हम अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो पात्रता परीक्षा के नाम से इसको नाम दे सकते हैं। तो इस पात्रता परीक्षा को अगर बच्चे नहीं पास कर पाते हैं, तो सबका यही मानना होता है कि आपने पढ़ाई नहीं की कैंपस में, या आपने सारे 4.5 साल जो हमारा एकेडमिक रहा, वहाँ हमने मौज-मस्ती करी, इस प्रकार से उनकी मनोधारणा बन जाती है। उनको ये नहीं देखना होता है हमारे पेरेंट्स को, क्योंकि कुछ पेरेंट्स देखो, कुछ पेरेंट्स के क्या है कि एजुकेटेड लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं। लेकिन हमें लगता है कि मोस्टली फैमिली यहाँ पे मिडिल क्लास से है और वो अपने बच्चों को एज अ डॉक्टर यहाँ देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भेजा हुआ है। तो उनका यही कहना होगा कि आपने पढ़ाई-लिखाई नहीं करी, पर वहाँ समझाना थोड़ा-सा मुश्किल पड़ जाता है कि जो एकदम से बीच में 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं, जिनके 21 बैच वाले हैं, उनके 3 साल हो गए हैं। जो 22 बैच वाले हैं, उनके 2 साल कंप्लीट हो गए हैं और जो 23 बैच वाले हैं, उनका 1 से डेढ़ साल कंप्लीट हो गया है। तो एक कोई चीज़ अचानक से बीच में आ जाती है, जो कि एग्ज़ाम हमारा है प्रैक्टिकल बेस पे, क्लिनिकल बेस पे, और ये है, और हम पढ़ रहे हैं एकेडमिक बेस पे। तो दोनों के सिस्टम में काफ़ी अंतर है, और जिसका 3 साल हो चुका है, उसे डेढ़ साल में कंप्लीट करना और ये एग्ज़ाम देना काफ़ी बड़ी चीज़ हो सकती है उसके लिए। तो हमारा कहीं न कहीं देखना ये नज़रिया है कि ये चीज़ें जो एकदम से बीच में हो गई हैं, ये ऐसी ना होनी चाहिए थी। इसकी पूर्व सूचना हम लोगों को दी जानी चाहिए थी। बच्चा जब एडमिशन लेता है तो उसको एक माइंड मेकअप रहता है कि हाँ भाई, हम नीट देके एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देके इसमें हम किसी भी आयुष के कोर्स में हम एडमिशन ले रहे हैं। एडमिशन लेने के बाद वो ऐसा नहीं है कि सब फाइनेंशियली उतने स्टेबल रहते हैं। कोई बिल्कुल लो मिडिल क्लास फैमिली से भी होता है और कोई मिडिल क्लास फैमिली से भी होता है और कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड से भी बिलोंग करता है। लेकिन जो लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं लोन लेके पढ़ रहे होते हैं, कहीं न कहीं कोई खेत बेच के पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ उनका फाइनेंशियली रहता है। तो उनका माइंड मेकअप रहता है कि साढ़े 5 साल बाद जब मैं पढ़ के निकलूँगा या निकलूँगी, तो मेरे पास डिग्री होगी और उसके बाद मैं उसको उस प्रकार से चुकाऊँगा। लेकिन जब हमें एकदम से साढ़े 4 जब 3-3 साल बीत चुके हैं और हमने उसकी उस तरीके से तैयारी नहीं की, तो कहीं न कहीं वो पेरेंट्स पे भी प्रेशर है और हम पे भी प्रेशर है कि पैसा होगा नहीं तो देंगे कहाँ से? एक मेंटल प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है। तो पेरेंट्स पे तो मेनली फाइनेंशियल प्रेशर सबसे ज़्यादा है और बच्चों पे तो एग्ज़ाम देने का भी है, डिग्री ना रहने का भी है, हर चीज़ का प्रेशर है। और कहीं न कहीं हम लोग पढ़ते हैं साढ़े 4 साल सब्जेक्टिव बेस्ड, और जो एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहता है, प्लस नेगेटिव मार्किंग रहती है। सर, मेरी एक अपील मैं पहले करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार ने जिस तरह से नेक्स्ट एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस किया, उस पे हमने सबने बातें कर ली। यहाँ पे हमने सारे फैक्ट्स के साथ बात करी है। मेरा सवाल का सरकार सवाल ये है, 2 सवाल केवल। क्या सरकार को अपनी शिक्षण संस्थाओं पे भरोसा नहीं है? पहली बात। और दूसरी बात कि अगर इतने मानसिक दबाव में हम डॉक्टरों में से कोई भी मजबूर होता है या किसी तरह के दबाव को नहीं झेल पाते, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी या प्रतापराव जुदेव जी या सरकार का शिक्षण मंत्रालय या आयुष मंत्रालय? किसको हम वादी बनाएंगे? हमारा परिवार किसको वादी बना के केस लड़ेगा? जो अगर हम ऐसी किसी परिस्थिति के लिए मजबूर होते हैं मेरा मानसिक नहीं नहीं दबाव के मेरा कारण। मेरा कहना है कि ये जीवन बहुत बड़ा है और ये मस्त कहिए वो उसके बारे में बिल्कुल चर्चा मत कीजिए। जीवन बड़ा है, लड़ता है वो जीतता है और आप ही के साथी एमबीबीएस वालों ने लड़के जीत हासिल की है, तो आप सब भी लड़िए। अब जीवन से निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जीवन बड़ा है और ये एग्जाम परीक्षा ये सब छोटे होते हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ा शिक्षा माफिया जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप लोगों को फाइट करना पड़ेगा, जीवन से निराश नहीं होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और लड़के जब आपके साथी ने जीत हासिल की है तो आप लोग भी करेंगे। हाँ, आप आगे अगर आप विनम्र जी कुछ कहना चाहें फिर
स्वर्णिका जी कहें। मैं सर ये कहना चाहूँगा कि हमारी यही अपील है, जैसा कि हम लोगों ने 22 दिसंबर को एक प्रोटेस्ट किया था, धरना किया था, बहुत अच्छा धरना रहा, सफल रहा। और उसके बाद 9 दिसंबर को भी हमने किया था। कहीं न कहीं बच्चों के पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से बच्चे हमारे कम रहे, तो उसका भी हमें कोई खेद नहीं है। खेद हमारा तभी होगा जब हम लड़ाई ना करें और हमें रिजल्ट जो मिल जाए। बिना लड़े अगर हमें रिजल्ट मिलता है तो वो एक अलग की बात है। हमें अफ़सोस तो तब भी नहीं होगा। हम लड़ रहे हैं और रिजल्ट जो मिलेगा वो हमें स्वीकार्य होगा। लड़ाई करना अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे लिए वो दुःख की बात होगी। तो अब मंत्री जी का यही कहना था कि हम आपसे मुलाकात करेंगे, पर मंत्री जी हमारी बातों को कहीं न कहीं टाल रहे हैं सर। तो उसको देखते हुए और वो मीटिंग के लिए एग्री भी नहीं हो रहे हैं। आज फिर से हमारी कल बात होती, मंत्री जी कल दिल्ली में थे, उन्होंने मना कर दिया, नहीं हूँ मैं। मंत्री जी आज भी दिल्ली में ही हैं। मंत्री जी हमारे लोगों के साथ मीटिंग नहीं कर रहे हैं और ना हमें वहाँ से कोई सूचना प्राप्त हो रही है कि कमेटी गठन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। उसी को देखते हुए हम लोग जनवरी में फिर से सब एक साथ एकत्र होकर के एक दरवाज़ा नॉक करने का काम करेंगे कि हम लोग फिर से हैं, सोए नहीं हैं अभी तक। फिर से प्रोटेस्ट करेंगे और इस प्रोटेस्ट को हम बहुत ही उम्दा, अच्छे तरीके से उच्च लेवल का करेंगे। और इस बार हम लोग यहाँ पे आमरण तरीके से बैठेंगे कि आज 1 दिन है या 2 दिन है या 3 दिन है, जैसे हमारे किसान भाई बैठते हैं आकर के, उसी हिसाब से हम लोग भी यहाँ आकर के बैठने का काम करेंगे। तो हमारा यही अपील है सबसे, जितने भी आयुष के छात्र-छात्राएँ हैं, एक बार अपने सारे काम छोड़ कर के मुझे पता है कि ये उत्तर प्रदेश में जो मुख्य यूनिवर्सिटी है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, वहाँ 21 बैच और 23 बैच के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और वो जनवरी के लास्ट वीक से शायद उनके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएँगे। फरवरी और मार्च में उनके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। इसलिए अभी जनवरी में हमारा सेकंड वीक का हम लोगों ने प्लान करा है। तो आप लोग 1 या 2 दिन का समय निकाल कर के हमारे इस जो धरना प्रदर्शन है या मुहिम है, इसमें आकर शामिल हो कर के हमारे धरने को सफल बनाएँ और हारता वही है जो लड़ता नहीं है। लड़ाई करेंगे, आगे आएँगे, आवाज़ उठाएँगे तो जीत हमारी कहीं न कहीं निश्चित होनी तय है सर। बहुत ही सुंदर पॉजिटिव बात कही आपने। बहुत ही लड़ना चाहिए और छात्र जीवन में हम नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? हम लोगों ने अपने छात्र जीवन में बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है। छात्रों का तो बिल्कुल सर। एनर्जी लेवल ही है कि वो लड़ के कुछ हासिल करता है। तो लड़ना बहुत ज़रूरी है और लड़ेंगे तो जीतेंगे। स्वर्णिका जी आप कुछ कहना चाहेंगी आखिरी में? सर मेरा कहना ये है, हम सबकी लड़ाई सरकार से नहीं है या किसी पर्टिकुलर मंत्री से नहीं है, हमारी लड़ाई उनके रूल से है। और मेरी सभी छात्रों से यही अपील रहेगी, कृपया आए, एक बार अपनी संख्या दिखाएं कि हाँ हम हैं। अपने आप को आयुष छात्र जो कमज़ोर दिखा रहे हैं वो ना दिखा के अपने आप को दिखाएं, नहीं हम भी एग्जिस्ट करते हैं। आएँ और एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कीजिए हमारे साथ और उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकले उसका। धन्यवाद। तो और मैं चाहूँगा कि आप लोग जब प्रोटेस्ट करें तो आप हमारी टीम को आप सूचना दे सकते हैं और हमारे जो एडिटर, कॉरेस्पॉन्डेंट उन सबका नंबर भी आपके पास पहुँच गया है। तो आप सूचना दे यस सकते हैं सर। और बाकी मैं तो हूँ ही। तो उसको जी सर। कवरेज किया जाएगा और सारे छात्रों से वहाँ बातचीत की जाएगी। तो हम इंडिया स्पीच डेली हम छात्रों के साथ हैं क्योंकि हमने लंबा छात्र जीवन मैं खुद लंबा छात्र जीवन जिया हूँ, तो मैं हमेशा एक छात्रों के साथ हूँ और आपकी माँग का समर्थन मैं करता हूँ अपने चैनल की तरफ से। तो आप सर लोग जब भी चाहें एक लाइन हमें सूचना ज़रूर दें। जी, जी। सर एक लाइन बोलना चाहूँगा जी, जी। कि एक लाइन है, छोटी-सी है, पर उसका तात्पर्य बहुत बड़ा है कि ज़िंदगी में संघर्ष सिर्फ़ उन्हीं लोगों के नहीं होता है जो मुर्दा होते हैं। मरे हुए लोगों की ज़िंदगी में कोई संघर्ष नहीं होता है। फिलहाल हम सब ज़िंदा हैं और संघर्ष कर सकते हैं, तो संघर्ष करने के लिए सब लोग साथ में आकर के कंधे से कंधा मिला कर के इस संघर्ष में हमारे साथ आएँ। हम सब साथ मिलके इस संघर्ष को लड़ेंगे और अपनी जीत को हासिल करेंगे। और सर एक बात मैं मैं भी कहना विश्वास चाहूँगा दिलाता हूँ जी, जी। कि आपके चैनल के माध्यम से कि आज ये डॉक्टरों का विषय है, कल को संभव है कि इंजीनियर्स के विषय हो, आईआईटी या ये लॉ के ग्रेजुएट्स का इश्यू हो, मास कॉम के छात्रों का विषय बने। इसलिए छात्रों और उनके अभिभावकों से ये अपील करता हूँ, कृपया हमें सपोर्ट करें क्योंकि आज हमारे साथ हो रहा है, कल को आपके साथ भी संभव है कि ये चीज़ हो। और
ठीक बात है। किसी को अच्छा नहीं लगेगा हाँ। कि उनके बच्चे 5-5, 10-10, 15 साल, 20 साल पढ़ने के बाद में जब वो 25-26 साल की उम्र में माँ बाप उम्मीद करते हैं कि हमने अपने बच्चे को पढ़ाया, अब वो कुछ कमाने की स्थिति में होगा और सरकार अपने एक गलत निर्णय या तानाशाही के कारण हमारे पूरे करियर को दांव पे लगा दे, उन माँ बाप की उम्मीदों पर पानी फेर दे, उनके पैसे पर पानी फेर दे और हमारे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। तो उससे बेहतर है कि आप सभी लोग जो इस चैनल के माध्यम से हमारी आवाज सुन रहे हैं, हमको सपोर्ट कीजिए ताकि हम सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये जिसका हम विरोध कर रहे हैं उसमें हमें भी आपका सहयोग मिल सके। जरूर मिलेगा और निराश नहीं होने की जरूरत है, क्योंकि इस देश में स्वतंत्रता के बाद एक बड़ा परिवर्तन छात्र आंदोलन, जो जेपी मूवमेंट है, वो असल में छात्र आंदोलन था। बिहार में, बीएचयू में, बनारस में, गुजरात में छात्र खड़े हुए थे। तो छात्रों की शक्ति के आगे बड़ी बड़ी चीजें ढह जाती है। आप लोग एकजुट होइए, इस मांग को उठाइए। जंतर मंतर पर आमरण अनशन एक सही तरीका है, आप उसको करिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेरा ये चैनल, मेरी टीम आपके साथ है। जब भी आप करें, हमें सूचना दें, हम आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनम्र जी, स्वर्णिका जी, विवेक जी, आप लोगों ने अपनी बात रखी और मजबूती से रखी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। कम से कम एमबीबीएस के छात्रों को जो सहूलियत दी गई है, वही आयुष के छात्रों को अगर दिया जाए, ये समानता के सिद्धांत के अनुरूप होगा। और सरकार से मेरी मांग है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो माफिया राज को बड़ा कर दिया है, जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, ये भी जो नेक्स्ट का एग्जाम है वो माफिया की भेंट न चढ़ जाए। ऐसा ना हो कि गरीब, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग के परिवार को चूसा जाए और फंड बनाया जाए। माफियागिरी को खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि वो ऐसा नहीं करती है तो यही माना जाएगा उसे भविष्य की जगह नोटों की चिंता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका तीनों का। तो ये थे आज हमारे साथ तीनों बच्चे जो आयुष विभाग से अलग अलग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, और वो सिर्फ सरकार से यही कह रहे हैं। सरकार ने जब भी हम जाते हैं, हम ग्रेजुएशन करने हैं, तो हमें मालूम है कि ये एग्जाम देना है, 3 साल एग्जाम देना है और उसके बाद हमें डिग्री मिल जाएगी। एकाएक हमें कह दिया जाए 2 साल और एग्जाम दो, तो मेंटल बर्डन आ जाता है। उसके बाद जो माँ बाप ने कर्ज लेकर पढ़ाया होता है, उन पर बर्डन आ जाता है पूरा जो है। और फिर छात्रों को जबरदस्ती फेल करके नोट बनाया जाए, क्योंकि सब कुछ आउटसोर्स करने का काम चल रहा है, तो फिर ये उस परिवार, उस छात्र और पूरी व्यवस्था के साथ एक मजाक, क्रूर मजाक हो जाता है। और ऐसे मजाक करने से सरकार बचे, क्योंकि यदि भविष्य पर आप ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य की पीढ़ी अतीत से आपको खरोंच कर मिटा देगी। पत्थर पर नाम रहने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा तब होता है जो अपने देश की जनता के हितों का संरक्षण करता हुआ चले। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये स्टूडेंट का विषय था। मुझे छात्रों से हमेशा लगाव रहा। मैं पूरे जीवन मैंने एक हॉस्टल में रह के पढ़ाई की, तो छात्र जीवन मैंने बहुत अच्छे से जिया है, और इसलिए छात्रों के मुद्दे इस चैनल पर समय समय पे आते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे मैं रात्रि 9 बजे रामायण की श्रृंखला में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।